हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो उम्मीद है आप अच्छे होंगे या मस्त होंगे। देखिए, जो पिछली क्लास में ना हमने पढ़ा था इतिहास में जो पिछली वीडियो आई थी वो आई थी गुलाम वंश पर, मैंने पूरा कवर किया था। और आज मैं उसके आगे यानी खिलजी वंश को पर वीडियो बना रहा हूँ और इसको पूरा पढ़ेंगे। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने खिलजी वंश की पूरी वीडियो देख ली और पूरा अच्छी तरह समझ लिया तो इससे बाहर प्रतियोगी परीक्षाओं में खिलजी वंश से कोई भी क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। तो ठीक है जी, हम पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत काल। तो दिल्ली सल्तनत काल में ये कुछ वंश हुए हैं, जैसे देखिए आप लिखा हुआ है गुलाम वंश, फिर ये खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ठीक है, तो इसको ना याद करने का भाई क्रमबद्ध तरीके से इसको याद करने का तरीका क्या होगा। तो देखिए तो मैंने एक ट्रिक है, गुड़ खा तसले में। ठीक है, तो क्या होता है गुड़, गुड़ को आप जानते ही हो, जगरी। और ये फिर तसले का मतलब होता है एक परात जैसा होता है तसला, गांव में लोग मिट्टी डालने का प्रयोग करते हैं, तो जो उसको तसला बोलते हैं। तो गुड़ खा तसले में, तो देखिए इसको क्या है भाई, गुड़ है तो गुड़ से हो जाएगा क्या, गुलाम वंश। खा से क्या हो जाएगा, खिलजी वंश। और ये ता है तो तुगलक वंश, सै से क्या, सैयद वंश, ले से मतलब लोदी वंश। और फिर मे का मतलब है कि मुगल, उसके बाद मुगल आए थे। यानी आपने देखा भाई गुलाम वंश है पहला, फिर खिलजी वंश है, फिर तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोदी वंश है और गुलाम और मुगल काल है। फिर उसके बाद मुगल आएंगे, तो मुगलों के लिए हम अलग से पढ़ेंगे, फिर पढ़ते जाएंगे ऐसे ही। तो ठीक है, तो ये ट्रिक है गुड़ खा तसले में। ठीक है जी, उसके बाद हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ लिया है गुलाम वंश और अब हम आज पढ़ रहे हैं खिलजी वंश। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हो, तो खिलजी वंश का जो संस्थापक है वो जलालुद्दीन खिलजी है। तो खिलजी वंश के संस्थापक का नाम क्या है, तो जलालुद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन खिलजी 1290 में शासक बना और 1296 तक वो शासक रहा। उसके बाद इस वंश में अलाउद्दीन खिलजी शासक बनेगा, फिर उसका पुत्र शिहाबुद्दीन उमर शासक बनेगा, फिर उसका अलाउद्दीन का दूसरा पुत्र था, जो एक पुत्र शिहाबुद्दीन उमर है और दूसरा पुत्र है मुबारक शाह खिलजी, तो फिर ये शासक बनेगा। और उसके बाद नसरुद्दीन खुसरो खां या खुसरो शाह ये शासक बनेगा। यानी आपने देखा कि खिलजी वंश में कुल शासक हुए हैं 5 और शासन अवधि रही है 1290 से लेकर 1320 तक। यानी कितने साल हुए, तो आप ये देख सकते हो, यानी 30 साल। यानी खिलजी वंश ने 30 वर्ष शासन किया है। खिलजी वंश ने कितने साल शासन किया भाई, जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में स्टार्ट किया है और 1320 पे ये वंश जो है शासन करता रहा। यानी लगभग 30 साल तक इन्होंने शासन किया और शासक हुए इस में पांच शासक हुए हैं। तो जैसे देखिए अलाउद्दीन खिलजी, फिर जलालुद्दीन खिलजी, फिर ये अलाउद्दीन खिलजी, फिर शिहाबुद्दीन उमर है, उसके बाद फिर ये मुबारक शाह खिलजी है और उसके बाद ये नसरुद्दीन खुसरो खां है। ठीक है जी, उसके बाद देखिए जब हम सबसे पहले पढ़ते हैं जलालुद्दीन खिलजी को, तो जैसा कि मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में स्टार्ट किया और 1296 तक वो शासक रहा। जलालुद्दीन खिलजी को खिलजी वंश का संस्थापक कहा जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक है और इसने क्यूमर्स की हत्या कर कर ये शासक बना था। क्यूमर्स कौन है, तो वो पिछली वीडियो में मैंने बताया था भाई गुलाम वंश का अंतिम शासक है क्यूमर्स, और क्यूमर्स की हत्या कर कर जलालुद्दीन खिलजी शासक बना। ठीक है, जब जलालुद्दीन खिलजी शासक बना तो उस समय उसकी आयु थी लगभग 70 साल की उम्र थी। यानी 70 साल की उम्र में वो राज्याभिषेक उसका हुआ था। ठीक है, देखिए जलालुद्दीन खिलजी की एक वृद्ध व्यक्ति है जब वो शासक बना और उसने अपने जीवन की शुरुआत की है सैनिक के रूप में। तो देखो लिखा ना, सैनिक के रूप में जीवन प्रारंभ किया, लेकिन उसके अंदर वो योग्य व्यक्ति है और योग्यता के बल पर वो शाही अंगरक्षक का पद उसे प्राप्त हो गया। यानी बॉडीगार्ड जो होते थे उस समय उनका हेड बन गया वो। फिर कैकुबाद ने इसे आरिजे मुमलिक का पद दिया था। यानी कैकुबाद जो उसे क्यूमर से पहले कैकुबाद था, उसके समय में ये आरिज ए मुमालिक रह चुका था। ठीक है जी, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखिए जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान, अगर हम जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में
कड़ा मानिकपुर, देखिए इलाहाबाद के पास एक जागीर थी जिसका नाम था कड़ा मानिकपुर। तो जो उसका सूबेदार था वो था मलिक छज्जू, और ये मलिक छज्जू बलबन का भतीजा था, बलबन का भतीजा। उसने एक बार विद्रोह कर दिया जिसे सुल्तान, और उसने विद्रोह कर कर उसने अपने आप को एक टाइटल दे लिया, मलिक छज्जू ने सुल्तान मुगीशुद्दीन की उपाधि धारण कर कर अपने नाम के सिक्के और खुतबा पढ़वाया। यानी ये बात है जब मलिक छज्जू ने कड़ा मानिकपुर में विद्रोह किया, और उस समय दिल्ली का सल्तनत का सुल्तान है जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने उसके द्वारा किए गए विद्रोह को दमन किया, यानी उसको दबाया। और ये जो मलिक छज्जू ने, इसने कौन सा टाइटल ले लिया था, तो उसने सुल्तान मुगीशुद्दीन की उपाधि धारण कर ली थी और अपने नाम के सिक्के और खुतबा पढ़वाया था। ठीक है जी। तो ये काम किया इसने सैन्य अभियानों में, यानी मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाया। ठीक है जी। दूसरा क्या काम किया इसने, 1292 में मंगोल आक्रमणकाली हलाकू के पोते अब्दुल्ला ने जब पंजाब पर आक्रमण किया तो लेकिन जलालुद्दीन ने उसका सामना करते हुए उसे भारत से भागने के लिए विवश कर दिया। यानी दूसरा जो जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी, अगर मैं इसकी सैनिक योग्यता की बात करूँ तो उसने मंगोल आक्रमणकारियों का बहादुरी के साथ सामना किया और उन्हें भारत से भागने के लिए विवश कर दिया। ठीक है। लेकिन जब वो मंगोल भारत से वापस चले गए, उन्हें विवश कर दिया गया भारत से बाहर जाने के लिए। लेकिन चंगेज खां के पोते उलुग खां ने, तो एक चंगेज खां का उन मंगोल आक्रमणकारियों में उस समय चंगेज खां का पोता उलुग खां भी था, तो उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और अब उसने ये इच्छा जाहिर की मैं तो भारत में ही रहना चाहता हूँ, और उसने 400 अपने समर्थक लोगों के साथ में भारत में रहने की इच्छा व्यक्त की। फिर जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह उलुग खां के साथ कर दिया। तो सुल्तान ने अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया है। अब दिल्ली के समीप मुगरलपुर नामक बस्ती बसाई गई, जिसमें फिर उलुग खां अपनी पत्नी यानी जलालुद्दीन की बेटी के साथ रहने लगा, और उसके साथ में 400 मंगोल समर्थक भी थे, और वो दिल्ली में एक बस्ती है मुगरलपुर नाम की बस्ती बसाई गई और उसमें वो रहने लगे। ठीक है जी। इनको नाम दिया गया, इन चंगेज को नाम दिया गया नवीन मुसलमान, तो इनको नवीन मुसलमान नाम दिया गया। देखिए जलालुद्दीन खिलजी को एक क्रूर व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उसने ईरान के पाकिर सीधी मोला, देखो लिखा हुआ, पाकिर सीधी मोला को हाथी के पैर से कुचलवा दिया था। यानी क्वेश्चन अगर आए पूछा जाए कि भाई किसे जलालुद्दीन खिलजी ने हाथी के पैर से कुचलवा दिया था, तो ईरान के धार्मिक पाकिर सीधी मोला को। ठीक है जी। अब देखिए उसका भतीजा, उस समय पर उसका एक भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन, जो आगे चल के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के नाम से राज्यारोहण होगा जिसका, तो वो उसने भिलसा और देवगिरी को लूटा था। ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं। तो देखिए जलालुद्दीन के समय में उसका एक भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, और भतीजे को जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया था। यानी वो भतीजे के साथ साथ में जलालुद्दीन का दामाद भी था, तो भतीजा भी था और दामाद भी था। तो अलाउद्दीन खिलजी से अपने बेटे से भी बढ़कर प्यार करता था। यानी जलालुद्दीन खिलजी का वो भतीजा भी है, दामाद भी है, और जलालुद्दीन का बहुत प्रिय भी है, यानी उससे बहुत प्यार करता है वो। और जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को मलिक छज्जू को हटाकर, मलिक छज्जू जो मैंने बताया इससे पहले जिसने विद्रोह कर दिया था, उसको हटाकर कड़ा मानिकपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। यानी अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जलालुद्दीन खिलजी ने मलिक छज्जू के स्थान पर किसे कड़ा मानिकपुर का सूबेदार नियुक्त किया, तो वो है अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को उसने कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया था। ठीक है। देखिए जलालुद्दीन खिलजी एक उदार व्यक्ति है, यानी जो सुल्तान है जलालुद्दीन, तो जलालुद्दीन खिलजी एक उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वो सैनिक योग्यता तो उसके पास है, यानी वो सैनिक तो है, अच्छा सैनिक है वो,
अच्छा सैनिक योग्यता उसके पास है, यानी अच्छा योद्धा है वो, लेकिन युद्ध प्रिय नहीं है, यानी वो उसे युद्ध प्रिय यानी युद्ध करना उसे अच्छा नहीं लगता है, युद्ध प्रिय वो नहीं है। तो इसलिए वो कहता भी है कि मैं एक बुजुर्ग, एक बूढ़ा मुसलमान हूँ और मुझे युद्ध में कोई रुचि नहीं है, उसने ऐसा बोला भी है। तो वो, और उसकी एक कमी और है कि वो उदार व्यक्ति है, यानी वो युद्ध नहीं चाहता करना किसी से, और अपने भतीजे अलाउद्दीन से बहुत प्रेम करता है, अलाउद्दीन का बहुत प्रेम करता है, अपने बेटे से भी बढ़कर अलाउद्दीन को चाहता है, लेकिन अलाउद्दीन इस बात को नहीं समझता है और वो अपने चाचा की कोई लिहाज नहीं करता है। तो उसने क्या किया कि मैंने बताया ना अभी कुछ देर पहले कि अब अलाउद्दीन जो है, मैं इस स्थिति को बताता हूं आपको। देखिए, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली में शासन करते हैं जलालुद्दीन, और दिल्ली के पास एक दिल्ली के फिर इलाहाबाद के पास में कड़ा मानिकपुर है, और कड़ा मानिकपुर का सूबेदार है अलाउद्दीन, सूबेदार है अलाउद्दीन। और अलाउद्दीन जो भतीजा है जलालुद्दीन का, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी है और वो साम्राज्यवादी है, उसे अपने राज्य को बड़ा साम्राज्य उसे बनाना है, उसके दिल में बड़ी इच्छाएं चल रही है कि मेरा एक बड़ा साम्राज्य हो। तो इसलिए क्या करता है कि वो अलाउद्दीन की नज़र दिल्ली के सिंहासन पर, या दिल्ली के सिंहासन पर है, यानी वो खुद सुल्तान बनना चाहता है। तो उसने क्या किया कि एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने 2 अटैक किए, जो कि जलालुद्दीन से, जैसे 2 अटैक किए उसने, एक तो भिलसा पर आक्रमण। तो भिलसा का किला कहाँ पर है? ये एमपी में है, भिलसा एमपी में, मध्य प्रदेश में है। तो पहला आक्रमण उसने भिलसा पर किया। तो वहाँ से उसने क्या किया कि जब वो उसने भिलसा पर अटैक किया तो वहाँ से धन लूट कर लाया, तो वहाँ से वो धन लूट कर लाया, धन लूटा। और दूसरा अटैक उसने किया देवगिरी पर। दूसरा अटैक उसने कहाँ किया? तो देवगिरी को लूटा। तो दूसरे अटैक के रूप में उसने, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को लूटा, यानी देवगिरी की लूट की। जब उसने देवगिरी को लूटा तो उस समय वहाँ का शासक, देवगिरी का शासक का नाम है रामचंद्र। देखिए देवगिरी कहाँ पर है बच्चों? तो देवगिरी है महाराष्ट्र में, देवगिरी महाराष्ट्र में है। तो देवगिरी कहाँ पर है अगर ये पूछा जाए तो देवगिरी जो है वो महाराष्ट्र में है, यानी वो यहाँ पर होगी देवगिरी। तो यहाँ पर जो है देवगिरी है और यहाँ के राजा का नाम है रामचंद्र। अब जो रामचंद्र है उसका, ये यादव वंश के लोग हैं, यादव है रामचंद्र, देवगिरी के राजा यादव शासक रामचंद्र, और उसके एक बेटा है शंकर देव, शंकर देव, और उसकी एक बेटी है झात्यापाली, झात्यापाली। तो जब अलाउद्दीन जो है वो बिना सुल्तान के पूछे, सुल्तान यानी अपने चाचा से उसने कोई परमिशन नहीं लिया अलाउद्दीन खिलजी ने, और उसने देवगिरी की तरफ उसने अटैक कर दिया। जो देवगिरी का शासक है रामचंद्र, वो घबरा गया, क्योंकि अलाउद्दीन ने ये अफवाह फैला दी कि जो मेरी सेना है, कि दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान है उस पर आक्रमण करने आ रहा है, और हम तो उस सेना का, जो इतनी बड़ी सेना आ रही है, हम तो उसका केवल एक अगला भाग है, अग्रिम भाग है, उसके बाद और पीछे सेना, बहुत सारी सेना आ रही है। तो इससे रामचंद्र जो है वो घबरा गया और उसने उसके अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन जो शंकर देव है, तभी शंकर देव आ गया जो कि रामचंद्र का बेटा है, और उसने अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करना उचित समझा। उसने कहा कि मैं ऐसे नहीं हार मानूंगा। रामचंद्र तो तैयार हो गया था अधीनता स्वीकार करने के लिए, लेकिन शंकर देव ने अधीनता स्वीकार नहीं की और उसने युद्ध लड़ा। और शंकर देव अलाउद्दीन पर भारी पड़ ही रहा था कि तभी क्या हुआ कि अलाउद्दीन के साथ में एक सेना और आके मिल गई, जो तो उससे तो शंकर देव ने ये सोचा कि ये सेना कहीं दिल्ली से आने वाली बड़ी सेना का एक ही भाग तो नहीं है, तो वो घबरा गया, और घबराने के कारण से शंकर देव ने भी उससे समझौता करना, संधि करना उचित समझा। और इस तरह से, क्योंकि मैंने कहा रामचंद्र की एक पुत्री है जिसका नाम है झात्यापाली, झात्यापाली ने अलाउद्दीन से विवाह कर लिया। ये कहा जाता है कि झात्यापाली ने अलाउद्दीन से शादी कर ली थी। तो झात्यापाली रामचंद्र की बेटी है और अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी भी है, यानी उसकी एक पत्नियों में से भी वो है। ठीक है जी। अब क्योंकि इन 2 लूट के बाद, जैसे भिलसा की लूट है,
और दूसरी ये देवगिरी की लूट है। तो इन दो लूटों के बाद में अलाउद्दीन को पास धन का बड़ा लालच हुआ और बहुत सारा धन वो लूट कर लाया वहां से। जब ये बात जलालुद्दीन को पता लगी तो ये जलालुद्दीन उस समय पर ग्वालियर में मौजूद था। और तो ग्वालियर में मौजूद था, इन दिल्ली में नहीं था। दिल्ली में उसकी राजधानी है, लेकिन वो अभी ग्वालियर आया हुआ था। तो एक अहमद चप नाम के उसके स्वामी, उसके एक सहयोगी ने, किसके, जलालुद्दीन के सहयोगी ने सुल्तान यानी जलालुद्दीन को कहा कि अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पर आपकी बिना अनुमति के आक्रमण करके लौट रहा है, क्यों ना आप उसे रास्ते में ही रोक लो, उसे कड़ा मानिकपुर मत पहुंचने दो। क्योंकि कड़ा मानिकपुर का सूबेदार कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। जब देवगिरी से आएगा तो वो कहाँ पहुंचेगा? कड़ा मानिकपुर जाना चाह रहा है। तो और इस समय दिल्ली में तो, और जो जलालुद्दीन खिलजी है वो दिल्ली में ना होकर अभी वर्तमान में वो ग्वालियर में है। तो अहमद चप नाम के व्यक्ति ने, उसके सहयोगी ने जलालुद्दीन खिलजी को ये कहा कि आप अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर ना पहुंचने दें और उसे बीच में ही चंदेरी नाम के स्थान पर रोक ले और उसे हरा दो। लेकिन जलालुद्दीन ने उसकी बात नहीं मानी और वो ग्वालियर से दिल्ली पहुंच गया। और इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर आने का रास्ता साफ हो गया और वो कड़ा मानिकपुर पहुंचा। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी अब के षड्यंत्रकारी था और उसने अपने चाचा की हत्या करने की अब योजना बनाई। तो अलाउद्दीन यानी जलालुद्दीन के दरबार में अलाउद्दीन खिलजी का एक भाई अलमास बेग रहता था। अलमास बेग, यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि बताओ जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में अलमास बेग नाम का व्यक्ति था, वो किसका भाई था? तो अलाउद्दीन खिलजी का भाई था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई अलमास बेग की सहायता से जलालुद्दीन खिलजी के पास ये खबर पहुंचाई, कि संदेश पहुंचवाया कि अलाउद्दीन खिलजी ने बिना अपने जलालुद्दीन खिलजी की, सुल्तान की बिना परमिशन के देवगिरी पर आक्रमण किया है और वो अब ये चाहता है कि मैं धन लूट कर लाया हूँ, मैं जलालुद्दीन खिलजी अपने चाचा को भेंट करना चाहता है। और अगर चाचा नहीं आएंगे तो वो आत्महत्या कर लेगा, यानी भतीजा अलाउद्दीन खिलजी आत्महत्या कर लेगा। तो ऐसी बात कहेगी। तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जलालुद्दीन खिलजी को, जो सरदार थे जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी थे, उन्होंने, जिसमें अहमद चप भी है, उन्होंने ये कहा कि भाई आपको जाना नहीं चाहिए। यानी जलालुद्दीन खिलजी को उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के बुलाने पर जाने के लिए मना किया। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई के यानी अलमास बेग की सहायता से ये खबर भिजवाई थी। यानी दोनों भाई अलाउद्दीन खिलजी और अलमास बेग आपस में मिले हुए थे। वो अपने चाचा की हत्या कर उसे हड़पना चाहते थे, उसके साम्राज्य को हड़पना चाहते थे। तो उन्होंने खबर फैलवाई कि अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी से धन लूट कर लाया है और उस धन को वो आपको भेंट करना चाहता है और आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। अगर आप नहीं जाएंगे कड़ा मानिकपुर तो वो आत्महत्या कर लेगा। और जो जलालुद्दीन था इस बात से वो पिघल गया, उसे लगा कि मेरे भतीजे हैं और मुझे जाना चाहिए। कुछ लोगों ने जलालुद्दीन खिलजी को वहाँ जाने से मना भी किया, लेकिन जलालुद्दीन मिलने के लिए चल दिया। ठीक है। और ये कहा कि अलाउद्दीन खिलजी ने यह भी मैसेज भिजवाया कि वो उससे मिलने अकेले ही आए, क्योंकि अगर ज़्यादा सैनिक लेकर आएंगे तो अलाउद्दीन खिलजी घबरा सकता है। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी अपने भतीजे पर विश्वास कर वहाँ पहुँचे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद सलीम और इख्तियारुद्दीन हूद, ये दो लोगों का नाम आपको याद कर लेना है बच्चों, कि एक तो मोहम्मद सलीम और दूसरा इख्तियारुद्दीन हूद के द्वारा जलालुद्दीन अपने चाचा की हत्या करवा दी। देखिए, जलालुद्दीन जो खिलजी था वो अलाउद्दीन खिलजी से प्रेम करता था, एक उदार व्यक्ति था, वो अपने भतीजे पर विश्वास करता था, लेकिन भतीजे ने उसकी कोई लिहाज नहीं की, उसे उसकी हत्या करवा दी। ठीक है जी। तो यानी अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने करवाई थी, तो उसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने कराई थी। और वो उदार प्रवृत्ति का सुल्तान था, जो कि उसके लिए घातक सिद्ध हुआ। किसी पर विश्वास करना उसके लिए घातक सिद्ध हुआ। अगर वो चाहता तो अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार ही ना बनाता और
वो अपने भतीजे की बात में आ गया। अब बताइए मुझे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कहीं आप कहानी को भूल ना गए हो, तो बताइए अलाउद्दीन ने किसकी सहायता से मैसेज भिजवाया था जलालुद्दीन के पास? तो देखिए उसका आंसर है अपने भाई अल्मास बेग की सहायता से। ठीक है। किसने हत्या करवा दी? जलालुद्दीन की हत्या कराने में अलाउद्दीन ने किन दो लोगों के से सहायता ली? तो वो है मोहम्मद सलीम और इख्तियारुद्दीन हूद की सहायता से। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का क्या लगता था? तो वो उसका भतीजा भी था और वो उसका दामाद भी था। ठीक है। और वो कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। तो किस मुद्दे पर उसने कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की बिना अनुमति के देवगिरी पर आक्रमण किया था और वहाँ से धन लूट कर लाया था, इसलिए वो चाहता था कि मैं आपको वो धन भी भेंट कर दूंगा और आपसे माफ़ी भी मांग लूंगा, अगर आप नहीं आओगे मेरे से मिलने और वो भी अकेले, तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। ऐसा उसने मैसेज भिजवाया था अपने भाई अल्मास बेग की सहायता से। ठीक है। कुछ लोगों ने मना करा था जलालुद्दीन को जाने के लिए, लेकिन जलालुद्दीन को लगा कि मेरा भतीजा ही तो है, लेकिन भतीजे ने चाचा की कोई लिहाज शर्म नहीं की। ठीक है जी। तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी शासक बना, तो उसने एक बर्नी नाम के इतिहासकार हुए हैं, तो उन्होंने कहा है शहीद सुल्तान के कटे मस्तक से अभी रक्त टपक ही रहा था कि शाही चंदोबा अलाउद्दीन खिलजी के सिर पर रखा गया। यानी वो कह रहा है कि भाई सुल्तान के सर से ना, सर अभी से खून निकल ही रहा था, जो उसका सर काटा गया था उससे अभी खून टपक ही रहा था कि उसी समय पर अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ, उसके सर पर रख दिया गया। ठीक है। तो हमने ये पढ़ा।